यस, हेलो, गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। हाँ, तो कल हम मेमोरी के मॉडल्स कंप्लीट कर चुके थे। वी टॉक्ड अबाउट फॉरगेटिंग ऑल्सो। फॉरगेटिंग के जो थेरीज थे उनकी भी हमने बात कर ली थी ना। मेमोरीज में मेमोरी टॉपिक में जो बचा हुआ पोर्शन है उसको कवर कर लेते हैं। इट इज़ जस्ट अबाउट स्ट्रेटजीज फॉर एनहांसिंग मेमोरी। मेंशन नहीं है डायरेक्टली, बट मेमोरी जब भी हम पढ़ते हैं तो ये कभी भी पूछा जा सकता है कि कौन सी ऐसी स्ट्रेटजीज़ हैं जिनके थ्रू मेमोरी का इन्हांसमेंट हो सकता है या मेमोरी में कुछ पॉजिटिव चेंजेस आ सकते हैं। ठीक है, सो देयर आर सम टेक्निक्स विच आर कॉल्ड नेमोनिक्स. So the strategies or the techniques which are used to enhance the memory, they are termed as mnemonics. ठीक है, तो ये mnemonics term आपसे पूछा जा सकता है, क्या होती है mnemonics? Simply you need to remember techniques used to enhance memory. Now नेमोनिक्स भी बहुत सारे अलग अलग टाइप के हो सकते हैं। ठीक है, जैसे देयर आर सम नेमोनिक्स यूजिंग इमेजेस, जिनमें कि इमेजेस को एक प्रायोरिटी दी जाती है या इमेजेस को यूज़ लिया जाता है, उनको कहते हैं नेमोनिक्स यूजिंग इमेजेस। नाउ ऐसे दो नेमोनिक्स हैं। ठीक है, मेथड ऑफ लुकाय एंड कीवर्ड मेथड, ये दोनों की हम वन बाय वन बात करेंगे। सबसे पहले मेथड ऑफ लुकाय की बात करते हैं। सो प्लेसिंग इमेजेस एट द लोकेशन, क्या होता है इस मेथड में कि कुछ इमेजेस को कुछ लोकेशन से अटैच कर दिया जाता है चीज़ों को मेमोराइज करने के लिए, याद रखने के लिए। लुकाय रेफर टू पोजीशन और प्लेस। ठीक है, लुकाय क्या है, ये टर्म का मीनिंग क्या है? सो स्पेसिफिक पोजीशन और प्लेस जो है उसी को लुकाय कहते हैं। नाउ दिस मेथड uses the location of a familiar place as a cue to retrieve information. Now we have gone through it earlier कि retrieval cues जितने अच्छे से available होंगे उतना अच्छे से retrieval हो पाता है, recall हो पाता है। तो simply आपको याद रखना है कि ये जो mnemonic है method of loci, उसमें यही किया जाता है कि कोई familiar location, जैसे आपके लिए आपका अपना रूम है या अपना घर है, that is a familiar location। या आप अगर कहीं लाइक स्कूल गोइंग चाइल्ड है तो स्कूल इज़ अ फेमिलियर लोकेशन। ठीक है, आप कोचिंग अगर जाते हो तो दैट प्लेस इज़ अ फेमिलियर लोकेशन। ठीक है, अब उस लोकेशन को ही यहाँ पर एक क्यू माना जाता है और उस लोकेशन के अलग अलग हिस्से से लिंक करके आप अलग अलग चीज़ें याद रखते हैं। इसको ही मेथड ऑफ लोकाई कहते हैं। मान लो आपको 10 चीज़ों का एक लिस्ट याद रखना है, देयर आर 10 नेम्स। जैसे MMPI में आपने पढ़ा, ठीक है, देयर वर 10 क्लिनिकल स्केल्स। उन 10 क्लिनिकल स्केल्स को आपको याद रखना है तो घर की 10 जगहों से अटैच कर दिया जाता है उन 10 नामों को। ठीक है, कि हाँ ड्राइंग रूम में जो है वो हाइपोकॉन्ड्रियासिस एक नाम आपने वहाँ अटैच कर लिया, डाइनिंग टेबल के पास में आपने आपका दूसरा कोई नाम अटैच कर दिया, डिप्रेशन अटैच कर दिया। ठीक है, मैंने डिप्रेशन अटैच कर दिया, ऐसे करके आपने पूरे 10 के 10 नाम को 10 लोकेशन से अटैच कर दिया, तो दैट इज नेम्ड एज मेथड ऑफ लोकाई। ठीक है, नाउ जब आप रिकॉल करेंगे, रिट्राइव करेंगे, तो आपको उस लोकेशन को याद करने पर, क्योंकि अटैच्ड आपने वहाँ पर एक इन्फॉर्मेशन रखी हुई है, तो उस लोकेशन के साथ वो इन्फॉर्मेशन अटैच होकर के एक रिट्राइवल क्यू के रूप में आसानी से चीज़ें याद आ पाती हैं। ठीक है, देन देयर इज कीवर्ड मैथड। सो द कीवर्ड मैथड इज कंसीडर्ड appropriate for learning vocabulary and foreign language। तो particularly vocab और फॉरेन लैंग्वेज के लिए कीवर्ड मेथड अप्रोप्रिएट माना जाता है। इन दिस मेथड एनी टू पीसेज ऑफ इंफॉर्मेशन आर लिंक्ड यूजिंग इमेजेस। तो कोई भी दो piece of information, two parts of information are remembered, are memorized using some images। तो इसको मेथड कीवर्ड मेथड कहते हैं कि दो वर्ड्स को, दो इंफॉर्मेशन को किसी पर्टिकुलर इमेज के थ्रू अटैच कर दिया जाता है। इट ऑल डिपेंड्स अपॉन योर इमेजिनेशन एक्चुअली। ठीक है, तो इनमें से कोई भी मेथड का यूज़ लेना एक्चुअल में आपकी इमेजिनेशन पर ही डिपेंड करता है। नाउ ये थे नेमोनिक्स यूजिंग इमेजेस। सिमिलरली
देयर आर सम नेमोनिक्स यूजिंग ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, जिसमें कंटेंट को, इंफॉर्मेशन को जस्ट ऑर्गेनाइज करना होता है. सो देयर इज अ मेथड कॉल्ड चंकिंग एंड देन देयर इज फर्स्ट लेटर टेक्निक. Chunking मतलब dividing into small chunks or parts. So it is a method of combining smaller units into meaningful larger unit. ठीक है, तो जब हम इंफॉर्मेशन को चंकिंग करके याद रखते हैं तो कुछ स्मॉलर यूनिट्स में डिवाइड करते हैं और फिर उनको कंबाइन करके आप मीनिंगफुल लार्जर यूनिट्स बना के याद रखते हैं. ठीक है, जैसे कोई फ़ोन नंबर है, सपोज आपको याद रखना है, सपोज देयर इज अ फ़ोन नंबर, सपोज किसी का नहीं है, मेरे कोई कॉन्टैक्ट्स नहीं है, ये जस्ट मैंने लिखा. ठीक है ना, 9468 ना, आप हम अक्सर क्या करते हैं, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया और ये हो गया, कर देते हैं ना. 9468639040. आपने कुछ पार्ट्स को इसमें चंक डाले कुछ, ठीक है ना, कुछ टुकड़े किए और फिर उस पूरे को एक मीनिंगफुल लार्जर यूनिट के रूप में याद रख लिया. ठीक है, ऐसे बहुत सारे आप ना, हम कहें कि इंफॉर्मेशन को कुछ चंक्स में डिवाइड करते हैं और फिर उनको कंबाइन करते हैं टू मेक अ मीनिंगफुल लार्जर यूनिट, एंड दिस मेथड इज कॉल्ड chunking. Then comes the first letter technique. In this technique, the first letter of each word you want to memorize is taken to make a meaningful word or sentence. तो कई बार ये मेथड भी यूज़ में आता है कि जस्ट आप फर्स्ट वर्ड लेते, जैसे हमने वो याद किया था आपका बिग 5 में. सो हम जो पांचों फैक्टर थे, बिग 5 फैक्टर थे, उनके लिए क्या बना लेते हैं, ओशन. ठीक है, सो आपको पांचों डायमेंशन में से फर्स्ट, पांचों फैक्टर के नेम्स में से फर्स्ट लेटर आपने यूज़ लिया और एक मीनिंगफुल वर्ड बना दिया और अब आप आसानी से इन पांचों को याद रख पाते हैं. ठीक है, सो दीज आर सम निमोनिक्स विच आर यूज्ड टू एनहांस मेमोरी. Now let's talk about some specific kinds of memory जो अलग से 2 मार्कर में पूछे जा सकते हैं. ये 2-3 टाइप से इनकी भी बात कर लेते हैं. सो वन ऑफ देम इज ऑटोबायोग्राफिकल मेमोरी. हाँ, जैसा नाम इंडिकेट कर रहा है, दिस रिलेटेड टू one's own life. Autobiographical memory, so it is a memory of your own past events or personal experiences. Studies have suggested that people from middle age remember life events from their youth period and early adult period more vividly than their recent past. So this is the research related to autobiographical memory. होती क्या है, तो वो नाम से क्लियर है कि हमारी अपनी लाइफ के जो पास्ट इवेंट हैं, जो हमारे ऑल ओवर लाइफ के पर्सनल एक्सपीरियंसेस हैं, उनसे रिलेटेड हमारी जो मेमोरीज़ हैं उन्हीं को ऑटोबायोग्राफिकल मेमोरीज़ कहते हैं ना. जो रिसर्च हुआ है उसमें एक चीज़ क्लियर है कि जो मिडिल एज पीपल होते हैं, मिडिल एज इज़ लाइक 40 to 60 ईयर्स ऑफ एज के जो लोग होते हैं, they remember life events from their youth period and early adult period more vividly than their recent past. तो हम अपनी ऑटोबायोग्राफिकल मेमोरी में भी स्पेसिफिक चीज़ों को ज़्यादा याद रखते हैं. तो खासकर मिडिल एज पीपल का जब स्टडी किया जाता है तो उनके अर्ली एडल्टहुड के या यूथ पीरियड के, लाइक उनके 20s 30s के जो इंसिडेंसेस हैं, जो इवेंट्स हैं, उनको वो ज़्यादा विविडली, ज़्यादा डिटेल्ड मैनर में याद रखते हैं इन कंपेयर टू देयर रीसेंट पास. यानी एक मान लो कोई 65 ईयर का इंडिविजुअल है तो उसका रीसेंट पास जो पिछले 5, 7, 10 साल है, उसकी तुलना में, उसकी कंपेयर में जब वो 20-25 साल का था तब जो इवेंट हुए, 30 साल तक का था तब जो चीज़ें उसकी लाइफ में हुई, वो उसे बहुत विविड मैनर में याद रहती है. सो दिस इज रिगार्डिंग ऑटोबायोग्राफिकल मेमोरी. नाउ देयर इज अ टर्म फॉल्स मेमोरी. फॉल्स मेमोरी क्या है? इट इज़ द मेमोरी ऑफ एन इवेंट दैट नेवर हैपेंड. दिस इज़ इंटरेस्टिंग कि कोई ऐसे इवेंट का मेमोरी रह जाना जो असल में हुआ ही ना हो. It can be defined as a mental experience that is mistakenly taken to be a veridical representation of an event from one's personal past. Now, एक मेंटल एक्सपीरियंस है, सिंपली आपको ऐसा लगता है कि आई वॉज प्रेजेंट देयर, आई हैव एक्सपीरियंस इट. आपका एक
उस इवेंट का रिप्रेजेंटेशन आप अपने पर्सनल लाइफ के पास्ट में से करते हैं, बट दैट इज़ मिस्टेकन आइडेंटिटी और आइडेंटिफिकेशन ऑफ योर्स, ऑल्सो known as recovered memory or pseudo memory. These memories are very vivid and emotionally charged. Now खास बात यह है कि इन मेमोरीज को, फॉल्स मेमोरीज को ही रिकवर्ड मेमोरीज या सूडो मेमोरीज भी कही जाती हैं। एंड एक्चुअल में ये जो मेमोरीज होती है, ये इंडिविजुअल को लगता है दैट ही हैज़ एक्सपीरियंस दैट पर्टिकुलर इवेंट और बहुत विविडली याद रहता है, बहुत डिटेल में याद रहता है, लेकिन अक्सर ये मेमोरीज बहुत इमोशनली चार्ज होती हैं, यानी कोई ना कोई इमोशन आप उस दौरान एक्सपीरियंस कर रहे होते हैं। सो फॉल्स मेमोरी, इफ़ इट इज़ आस्क्ड, यू कैन राइट इट इन 2 मार्कर्स ऑल्सो, मे बी अगर पूछ लिया जाए तो आपको आइडिया होना चाहिए, ठीक है। तो ऐसे इवेंट की मेमोरी जो एक्चुअल में आपकी लाइफ में आपने एक्सपीरियंस नहीं किया है, लेकिन आपको ऐसा लगता है, आपकी मेमोरी में ऐसा सेट है दैट यू हैव एक्सपीरियंस दैट पर्टिकुलर इवेंट। Now there's a term flashbulb memory, and it is very important. Out of all the 3 terms we have covered, this is important. So according to Rosa Brown and James Kulik, so they were the researchers. 1977 में इन्होंने अपना रिसर्च करके फ्लैशबल्ब मेमोरी के बारे में बताया। These memories are so vivid that it seems to be preserved as a film. तो फ्लैशबल्ब मेमोरी जस्ट आपको याद रखना है कि हमारी लाइफ के इवेंट्स से, लाइफ के पास्ट इवेंट्स रिलेटेड ऐसी मेमोरीज होती है जो बहुत ज़्यादा विविड होती हैं। इनफैक्ट इतना विविड होती हैं दैट दे सीम टू बी प्रिजर्व्ड एज अ फिल्म, कि आप जब उसको रिकॉल करते हैं, रिट्राइव करते हैं, तो एज इट इज़, जैसे कि मूवी चलती है ना, उस तरीके से आपको एक एक सीन नज़र आता है, उतना विविडली, उतना डिटेल मैनर में। एंड दे आर लाइक अगेन स्पेसिफिक इम्पॉर्टेंट लाइफ इवेंट्स ऑफ अ पर्सन। से हम कहें कि लाइक आपके किसी भी व्यक्ति की, किसी इंडिविजुअल के शादी का दिन है, ठीक है, द फर्स्ट डे यू वेंट फॉर योर प्रोफेशन, जो जॉब आप ज्वाइन करते हैं उसका पहला दिन हुआ, ठीक है। या फिर अगेन पॉजिटिव हो सकता है, नेगेटिव, समवन हु हैज़ एक्सपीरियंस्ड सपोज अर्थक्वेक, ठीक है, कहीं ऐसी जगह आप थे जहाँ पर अर्थक्वेक आया था और बहुत डिज़ास्टर क्रिएट हुआ था। तो ऐसे इवेंट्स से अगर आप निकल के आए हैं तो उनके जो मेमोरीज होते हैं, दे आर वेरी वेरी विविड एंड दे जस्ट सीम टू बी प्रिजर्व लाइक अ फिल्म, एंड दे आर कॉल्ड फ्लैशबल्ब मेमोरीज, ठीक है। दिस इज़ ऑल अबाउट मेमोरी। नाउ इस चैप्टर में आपके जो चीज़ बची है दैट इज़ मोटिवेशन, ठीक है। नाउ हमने लर्निंग का कंटेंट पूरा पढ़ लिया है, मेमोरी कवर कर लिया है, थोड़ा सा आपको मोटिवेशन के बारे में समझना है, डिस्कस करना है हमें। सो लेट्स टॉक अबाउट मोटिवेशन। नाउ मोटिवेशन एज अ टर्म आप सब ने बहुत सुना है, बहुत यूज़ भी किया है, ठीक है। नाउ ये एक इनर फोर्स होती है जो हमें कोई भी काम को शुरू करने के लिए या उसे करते रहने के लिए मूव करती है, ठीक है। सो इट इज़ द प्रोसेस बाय विच एक्टिविटीज़ आर स्टार्टेड, directed and continued so that physical or psychological needs or wants are met. तो सिंपली क्या है मोटिवेशन? एक प्रोसेस या एक फोर्स इसको कहते हैं जिसके थ्रू हमारी कोई भी एक्टिविटीज़ जो हम करते हैं वो हम स्टार्ट करते हैं, उनको हम डायरेक्ट करते हैं, यानी कहाँ आगे लेके जाना है, एंड उसको कंटिन्यू करते रहते हैं ताकि आपके जो फिज़िकल या आपके साइकोलॉजिकल नीड्स हैं वो सभी फुलफ़िल हो पाए ना। मोटिवेशन जब भी हम पढ़ते हैं साइकोलॉजी में, बिहेवियर में, it is always linked to your needs. You need to remember that कि all of us are having some specific needs, और मोटिवेशन को डिस्कस करना है तो हमें ये याद रखना होगा कि हाँ, हमारी फिज़िकल या फिजियोलॉजिकल नीड्स भी होती हैं और साथ ही हमारी साइकोलॉजिकल नीड्स भी कई सारी होती हैं, और उन नीड्स को फुलफ़िल करने के लिए ही बेसिकली हम कोई भी एक्टिविटीज़ को करना जारी रखते हैं, करना शुरू करते हैं, और जो फोर्स हमसे वो एक्टिविटीज़, वो चीज़ें करवाता है, उसी को हम क्या कहते हैं? मोटिवेशन कहते हैं। नाउ सी द वर्ड मोटिवेशन इटसेल्फ कम्स फ्रॉम द Latin word mover, which means to move. Now
अगर हम इसका वर्ड का मीनिंग देखें, टाइमोलॉजिकल मीनिंग देखें, तो मोटिवेशन टर्म एक लैटिन वर्ड से आता है, दैट इज़ मूवियर, एंड मूवियर का मतलब होता है टू मूव. नाउ मोटिवेशन इज़ व्हाट मूव्स पीपल टू डू थिंग्स दे डू. तो सिंपली मोटिवेशन क्या है, जो लोगों को मूव करता है टू डू थिंग्स दे डू. तो जो हम एक्चुअल में कर रहे हैं, ठीक है, जो चीज़ें आप कर रहे हैं वो करने के लिए जो इनर फोर्स आपको मूव करता है, दैट इज़ योर मोटिवेशन. आप पढ़ाई कर रहे हैं, आप एक पर्टिकुलर एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, आप दिन रात लगे हुए हैं, आप इतने सारे अलग अलग सब्जेक्ट्स पढ़ रहे हैं ना, ये सब करने के लिए आपको जो इनर फोर्स मूव कर रहा है, दैट इज मोटिवेशन. ठीक है, नाउ यू नीड टू रिमेंबर कि एक्चुअल में मोटिवेशन एक इनर फोर्स होती है. इसके सोर्सेज इंटरनल या एक्सटर्नल दोनों हो सकते हैं, लेकिन एज अ फोर्स इट इज़ अ इनर फोर्स. मोटिवेशन आपके अंदर से क्रिएट होगा. हाँ, उस पर कभी कभी बाहरी लोगों का प्रभाव, एक्सटर्नल फोर्सेस का इम्पैक्ट जरूर आ सकता है, बट इन इटसेल्फ इट इज़ अ इनर फोर्स. See, motivation refers to the driving and pulling forces which result in behavior directed towards particular goals. Now, this can be a definition of motivation कि क्या है motivation? The driving and pulling forces, आपके behavior के driving and pulling forces हैं, जिसका result क्या होता है? इन driving forces का result है behavior directed towards particular goals, कि हम हमारे बिहेवियर में जो एक्टिविटीज़ कर रहे हैं दे आर एक्चुअली डायरेक्टेड टूवर्ड्स स्पेसिफिक गोल्स. तो हमारी लाइफ में जो कुछ भी हम कर रहे होते हैं तो वो कुछ ना कुछ गोल्स को फुलफ़िल करने के लिए, उनको अचीव करने के लिए कर रहे हैं, और इसके लिए एक इनर फोर्स, ड्राइविंग फोर्स लगा हुआ है, और उसी को क्या कहते हैं? मोटिवेशन कहते हैं. नाउ सी, मोटिव्स आर द जनरल स्टेट्स इनेबल अस टू मेक prediction about behavior in many different situation. Now actual में motives क्या हैं? So जो आपका मोटिवेशन है, ठीक है, उसका origin कहाँ से होता है? motives से होता है. Now if we define motives, so they are the general states which enable us to make prediction about behavior in many different situations. तो अलग अलग situations में किसी person के behavior को एक्चुअल में प्रोडिक्शन करने के लिए उसके कुछ जनरल स्टेट्स हम देख करके उसका प्रोडिक्शन कर पाते हैं, और वो उसकी जनरल स्टेट्स की स्थिति क्या है वो उसके मोटिव्स को इंडिकेट करती हैं. नाउ इंस्टिंक्ट्स, ड्राइव्स, नीड्स, गोल्स एंड इंसेंटिव्स कम अंडर द ब्रॉड क्लास ऑफ मोटिवेशन. नाउ जब भी हम मोटिवेशन को डिटेल में पढ़ते हैं तो आपको इंस्टिंक्ट, ड्राइव, नीड, गोल, इंसेंटिव, इन सारे टर्म्स को समझना होता है ना. हियर वी आर नॉट कवरिंग इट इन डिटेल, जस्ट हमको मोटिवेशनल साइकिल पढ़ना है. सो लेट्स टॉक अबाउट दैट मोटिवेशनल साइकिल. सो विजिबल होगा वैसे. This is need, N, drive D, arousal A, G, A and R. मोटिवेशन साइकिल का जो अरेंजमेंट है, N, D, A, G, A, R, these are the components of मोटिवेशन साइकिल. ठीक है, अब ये मोटिवेशन साइकिल कहाँ से शुरू होता है? इन जनरल यू नीड टू रिमेंबर कि एक बैलेंस्ड स्टेट ऑफ बॉडी एंड ब्रेन जो है उसको हम नाम देते हैं होम्योस्टेसिस. देयर इज अ टर्म होम्योस्टेसिस. तो बैलेंस स्टेट ऑफ ऑर्गेनिज्म. तो किसी भी ऑर्गेनिज्म का
जो बैलेंस स्टेट है उसको हम होम्योस्टैसिस का नाम देते हैं ना। बैलेंस स्टेट यानी आप में एक्चुअल में उस पर्टिकुलर टाइम पर कोई भी रिक्वायरमेंट, कोई भी नीड अराइज नहीं हो रही है, लेकिन दैट इज़ समथिंग जो बहुत टेम्प्ररी होता है, ठीक है। हमेशा के लिए कोई होम्योस्टैसिस में नहीं हो सकता है। आपकी बॉडी में कुछ ना कुछ नीड अराइज होंगी, आप फिर से होम्योस्टैसिस की तरफ जाएंगे, यानी आपकी बॉडी फिर से डिमांड करेगी होम्योस्टैसिस, बट नीड्स तो अराइज होंगी, ठीक है। सो इफ़ देयर इज़ अ नीड को हम क्या कहते हैं? सो नीड इज़ लाइक deficiency of something, and in fact when we talk about needs in terms of motivation, excess of something is also considered as a need, ठीक है। जैसे हमारी बॉडी की जो एक्सक्रीटरी प्रोसेसेस होती हैं, उन एक्सक्रीटरी प्रोसेसेस में जैसे यूरिन का एक्सक्रीशन है, तो वहाँ आपको ध्यान रखना है कि देयर इज एक्सेस ऑफ समथिंग विच आवर बॉडी वांट्स टू गेट रिड ऑफ, ठीक है। तो वो भी एक नीड की सिचुएशन ही कही जाती है, दैट इज़ ऑल्सो द नीड ऑफ द बॉडी। तो इन जनरल आप याद रखो कि हमारी बॉडी में समय समय पर नीड्स अराइज होती हैं ना। बॉडी की हम बात करें तो फिजिकल नीड्स की या फिजियोलॉजिकल नीड्स की बात करें, बट देयर कैन बी नीड्स विच आर साइकोलॉजिकल, विच आर सोशल, ठीक है। हम उन नीड्स को भी फुलफिल करते हैं, बट to understand the motivational cycle in general in a simpler manner we need to go with the physiological needs, ठीक है। हमको उसको समझने के लिए आसानी से physiological need पे जाना है। now see कि right now अगर आपकी बॉडी होम्योस्टैसिस में है, बिल्कुल कोई डिस्कम्फर्ट नहीं है, सब ठीक है, आप सपोज पढ़ रहे हो, ठीक है। अचानक से आपकी बॉडी डिमांड करने लगती है, डिहाइड्रेशन हो रहा है उसको, ऑब्वियसली वाटर इज़ नीडेड, ठीक है। तो उसकी नीड अराइज हुई किसकी? वाटर की। तो वाटर इज़ नीडेड बाय योर बॉडी। वो आपको कैसे पता चलता है? तो आपकी बॉडी इंडिकेट करती है थ्रू थर्स्ट, ठीक है। थर्स्ट क्या है? ड्राइव है। थर्स्ट इज़ अ ड्राइव, क्योंकि वो आपको इंडिकेट करती है दैट देयर इज़ अ नीड इन योर बॉडी। तो वो जब आपकी एक हम कहें ना कि ऐसी स्टेट है जो कि इम्बैलेंस क्रिएट कर रही है, ठीक है। तो आपका गला सूख रहा है, मुंह सूख रहा है, तो आपको पता चलता है मुझे प्यास लग रही है। सो दैट इज़ अ सॉर्ट ऑफ इम्बैलेंस, जिससे इंडिकेट होता है दैट योर बॉडी इज़ हैविंग सम नीड और इट हैज़ डेवलप्ड सम नीड, ठीक है। तो वाटर की नीड आपको किससे पता चली? थर्स्ट से पता चली। तो थर्स्ट इज़ अ ड्राइव। सो ड्राइव इज़ बेसिकली इम्बैलेंस स्टेट ऑफ द ऑर्गेनिज्म, ठीक है। अब उस ड्राइव के कारण अराउजल हुआ आप में कि भाई कुछ तो करना पड़ेगा, ठीक है ना। आप बहुत देर तक ड्राइव की स्थिति में बने नहीं रह सकते हैं, क्योंकि ड्राइव आप में इम्बैलेंस क्रिएट करती है, आप में एक तरीके से ना नॉन रिलैक्स्ड जो स्थिति है वो क्रिएट करती है, और उस नॉन रिलैक्स्ड स्थिति में, सिचुएशन में आप बहुत समय तक नहीं रह सकते हैं। यू हैव टू गेट रिड ऑफ दैट नॉन रिलैक्स सिचुएशन एज सुन एज पॉसिबल। आपका बॉडी कुछ समय तक ही उसको हैंडल कर पाता है। नाउ आफ्टर अराउजल यू विल गो फॉर अ गोल डायरेक्टेड बिहेवियर, कि आपको लगा कि कुछ तो करना पड़ेगा, ये गला सूख रहा है, प्यास लगी है, अब तो पानी चाहिए, ठीक है। सो यू विल गेट अप, ठीक है। दैट विल बी अ गोल डायरेक्टेड बिहेवियर, कि आप उठे, किचन या गए या फ्रिज गए या जहाँ पे आपका जो भी कंटेनर है पानी का वो रखा हुआ है वहाँ तक आप गए, दैट इज़ गोल डायरेक्टेड बिहेवियर। देन देयर इज़ अचीवमेंट। सो यू गॉट वाटर, फाइनली आप वहाँ पहुँचे और आपको क्या मिला? पानी मिल गया, ठीक है। सो दैट इज़ अचीवमेंट। अब पानी मिला और आपने पानी पिया। जैसे ही आपने पिया, इट विल रिजल्ट इनटू रिडक्शन ऑफ अराउजल या रिडक्शन ऑफ ड्राइव, ठीक है। जैसे ही आप पानी पियोगे तो आपका ड्राइव का स्थिति जो है वो ख़त्म हो जाएगा, आप वापस से एक बैलेंस स्थिति में आ जाओगे, यानी आपका होम्योस्टेसिस फिर से मेंटेन हो जाएगा। सो दैट इज़ अ सिंपल मोटिवेशनल साइकिल। तो हम किसी भी सिचुएशन में जब हमारी नीड्स अराइज होती हैं तो ऐसे ही कुछ ना कुछ करने के लिए मोटिवेटेड होते हैं, बिकॉज नीड्स गिव राइज टू ड्राइव एंड वी कैन नॉट रिमेन इन द स्टेट ऑफ ड्राइव फॉर लॉन्गर पीरियड्स, ठीक है।
भले ही हम फिज़िकल या फिजियोलॉजिकल नीड्स की बात कर रहे हों, या कुछ साइकोलॉजिकल नीड्स हमारी होती हैं, लाइक द नीड टू गेट अफेक्शन फ्रॉम अदर्स, दैट इज़ अफिलिएशन नीड, ठीक है, द नीड टू लाइक गेट रिकॉग्नाइज, ठीक है, प्रेस्टीज की नीड्स होती हैं हमारी। सो ये सभी नीड्स जो हैं वो हमारे लिए एक कहें कि किसी भी बिहेवियर को, किसी एक्टिविटी को करने का बेस क्रिएट करती हैं, क्योंकि नीड्स से हमें ड्राइव अराइज होती हैं, एंड ड्राइव इज़ द इम्बैलेंस स्टेट ऑफ द ऑर्गेनिज्म, एंड ऑर्गेनिज्म कैन नॉट रिमेन इन दैट स्टेट फॉर लॉन्गर पीरियड्स, ठीक है। सो दिस इज़ द मोटिवेशनल साइकिल, यू नीड टू रिमेंबर इट। आपसे पूछा जा सकता है, 5 मार्क में भी पूछ सकते हैं, आपको ये पूरा साइकिल बना के और जो बोला है सारा एक्सप्लेन करना होगा। Now, arising from our needs, motives are the energies which give direction and purpose to behavior. So there's a definition by Blair, Jones and Simpson. तो इन्होंने मोटिव्स को डिफाइन किया है। ब्लेयर, जोन्स एंड सिम्पसन ने क्या कहा है कि हमारी नीड्स से अराइज होते हैं मोटिव्स, ठीक है, जो कि ऐसी एनर्जीज हैं विच गिव डायरेक्शन एंड पर्पस टू बिहेवियर। तो मोटिव्स एक्चुअल में ऐसी एनर्जीज हैं। सो एक्चुअली ड्राइव ऑल्सो फॉल अंडर द कैटेगरी ऑफ मोटिव्स, ठीक है। तो हमारी जो ड्राइव क्रिएट होती है दैट इज़ अ काइंड ऑफ मोटिव एक्चुअली। तो ये मोटिव ऐसी एनर्जी होती हैं जो कि हमारे पर्टिकुलर बिहेवियर को डायरेक्शन और पर्पस प्रोवाइड करती है। Now, there's one more definition that motives are conditions, physiological and psychological, within the organism that dispose it to act in certain ways, and this is definition by Gates and others. तो ये और simplified सा एक version है motives का कि these are the conditions. What kind of conditions? फिजियोलॉजिकल भी हो सकते हैं और साइकोलॉजिकल भी हो सकते हैं विद इन द ऑर्गेनिज्म। अगेन मोटिव्स आर ऑलवेज विद इन द ऑर्गेनिज्म। तो ऐसी कंडीशन है जो कि फिजियोलॉजिकल या साइकोलॉजिकल नेचर की हो सकती हैं, बट दे आर ऑलवेज विद इन द ऑर्गेनिज्म एंड दैट डिस्पोज इट टू एक्ट इन सर्टेन वेज। और ये मोटिव्स आपको कुछ स्पेसिफिक बिहेवियर करने के लिए या कुछ सर्टेन एक्टिविटीज़ करने के लिए तैयार करते हैं। सो दीज आर 2 definition फॉर मोटिव्स। यू कैन बी आस्क्ड टू डिफाइन मोटिव, तो आप इनमें से कोई भी डेफिनेशन मेंशन कर सकते हैं। नाउ से डिफरेंट साइकोलॉजिस्ट हैव क्लासिफाइड मोटिव्स, ठीक है। तो मोटिवेशन को क्रिएट करने वाले, अराइज करने वाले, शुरू करने वाले सारे फैक्टर्स को हम मोटिव्स कहेंगे, ठीक है ना। मोटिव्स को अलग अलग तरीके से क्लासिफाई किया है। तो ये 3 साइकोलॉजिस्ट का क्लासिफिकेशन काफ़ी फेमस है। लाइक मैस्लो हैज़ क्लासिफाइड मोटिव्स इनटू इनेट मोटिव्स एंड acquired motives. So that is quite clear कि कुछ इनबॉर्न बाय बर्थ हमें चीज़ें मोटिव्स की तरह वर्क करती है। तो आपके जितने भी बायोलॉजिकल नीड्स होंगी उनसे जो मोटिव्स अराइज होते हैं वो आपके इनेट मोटिव्स हैं। जितनी भी फर्दर सोशल हमारी नीड्स होती हैं और सोशल हमारे फैक्टर्स जिनके कारण हम कोई बिहेवियर करते हैं वो सब आपके एक्वायर्ड मोटिव्स को इंडिकेट करते हैं। देन देयर इज अ क्लासिफिकेशन बाय थॉमसन एंड थॉमसन हैज सेड दैट motives can be classified into natural and artificial. So इन्होंने जो टर्म यूज़ लिया नेचुरल मोटिव्स एंड आर्टिफिशियल मोटिव्स यूज़ लिया। अगेन नेचुरल मोटिव्स बायोलॉजिकल हैं, हमें बर्थ के साथ में ही प्रेजेंट है, लेकिन आर्टिफिशियल मोटिव्स जो हैं वो हमने सीखे हैं दैट दे आर हैविंग इम्पॉर्टेंस, और उनके कारण भी हम कुछ सर्टेन एक्टिविटीज़ में, कुछ बिहेवियर में इंडल्ज होते हैं। नाउ there's a classification by Garrett, and this is like very clear classification, very important classification. He has said that motives can be biological, psychological and social. ये 3 कैटेगरी मोटिव्स की गैरेट ने बताई। दैट बायोलॉजिकल मोटिव्स हो सकते हैं, जैसे आपके जो बायोलॉजिकल नीड्स हैं उनसे क्रिएट होते हैं बायोलॉजिकल मोटिव्स। सो हाँ, हम कहें कि हंगर, थर्स्ट, ये जो ड्राइव्स हैं या सेक्सुअल ड्राइव है, ये सब आपके बायोलॉजिकल मोटिव्स हैं। साइकोलॉजिकल मोटिव्स की हम बात करें तो स्पेसिफिकली आपका वेलबींग से रिलेटेड जो मोटिव्स होते हैं, ठीक है, वो आपके साइकोलॉजिकल मोटिव्स हैं
जो पीस ऑफ ब्रेन या पीस ऑफ माइंड है वो आपका साइकोलॉजिकल मोटिव होता है एक प्रकार से, या सेल्फ, या हम कहें कि आपका एक पॉजिटिव सेल्फ या सेल्फ रिगार्ड का जो मोटिव है वो आपका साइकोलॉजिकल मोटिव है। अगेन सोशल मोटिव्स हमारे बहुत सारे होते हैं, जितनी भी सोशल नीड्स हमने सोशलाइजेशन के थ्रू सीखी हैं वो सब आपके सोशल मोटिव की तरह वर्क करती हैं, ठीक है। नाउ to get respect or prestige or recognition, these are your social needs और ये आपके social motives को arise करती हैं, ठीक है। वैसे पॉसिबिलिटी कम है, लेकिन फिर भी अगर पूछ लिया जाए कि प्रोवाइड एनी क्लासिफिकेशन ऑफ मोटिव्स, तो आप इनमें से कोई सा भी क्लासिफिकेशन दे सकते हो। गैरेट का क्लासिफिकेशन सबसे क्लियर है, उन्होंने बायोलॉजिकल, साइकोलॉजिकल और सोशल 3 तरीके के मोटिव्स को बताया है। नाउ मोटिवेशन एंड लर्निंग, हाउ दे आर कनेक्टेड, थोड़ा सा हम इसकी बात करें। सो द सिग्निफिकेंस ऑफ मोटिवेशन फॉर लर्निंग is usually assumed without question. There's a statement by Clausewitz and Goodwin, and इन्होंने कहा कि मोटिवेशन का सिग्निफिकेंस जो है लर्निंग के लिए, इट इज़ यूजुअली अज्यूम्ड विदाउट क्वेश्चन, इसमें कोई प्रश्न पूछने का सवाल ही नहीं उठता है, कोई प्रश्न करने का प्रश्न ही नहीं उठता है। तो विदाउट क्वेश्चन ही ये चीज़ एक्सेप्टेड है कि लर्निंग के लिए मोटिवेशन कितना इम्पॉर्टेंट है, बिकॉज द फर्स्ट थिंग इज द पर्सन नीड टू बी मोटिवेटेड टू लर्न, ही और शी हैज़ टू बी मोटिवेटेड। तो कुछ ना कुछ मोटिवेशन तो आप में होना ही चाहिए किसी भी चीज़ को लर्न करने के लिए। ना मोटिवेशन इज़ द आर्ट ऑफ स्टिमुलेटिंग इंटरेस्ट इन द पीपल। ना थॉमसन ने ये बात कही कि मोटिवेशन क्या है, इट इज़ द आर्ट ऑफ स्टिमुलेटिंग इंटरेस्ट इन द पीपल। अगर हम स्टूडेंट के कंटेक्स्ट में, पीपल के कंटेक्स्ट में अगर बात करते हैं, तो इट इज़ द आर्ट ऑफ स्टिमुलेटिंग इंटरेस्ट, कि किसी बच्चे को मोटिवेट करना इज़ द आर्ट ऑफ स्टिमुलेटिंग इंटरेस्ट इन दैट चाइल्ड, कि वो पर्टिकुलर सब्जेक्ट को, पर्टिकुलर टॉपिक को सीखे, उसको सीखना पसंद करे, उसका इंटरेस्ट क्रिएट करने की आर्ट ही है जो मोटिवेशन काम करता है, ठीक है। नाउ आफ्टर दिस असेसमेंट ऑफ मोटिवेशन की हम बात करें। नाउ सी दिस इज़ नॉट मेंशन्ड आई थिंक इन द नोट्स, ये किसी तरीके से मिस हो गया वहाँ से, सो जस्ट नोट इट डाउन, इतना ज़्यादा नहीं है, 2-3 स्लाइड है, एंड इट इज़ लिंक टू व्हाट यू हैव ऑलरेडी गॉन थ्रू इन पर्सनैलिटी, ठीक है। तो कोई बड़ी नई चीज़ नहीं आएगी यहाँ पर, जस्ट आपको मोटिवेशन से लिंक करना है इस चीज़ को। तो मोटिवेशन का भी असेसमेंट होता है, यानी क्या पर्सन कितना मोटिवेटेड है, कौन सा मोटिव उसमें वर्क कर रहा है, किस तरीके के नीड्स उसमें सबसे हायर हैं। तो इसके लिए प्रोजेक्टिव टेक्निक्स यूज़ होते हैं, क्वेश्चनर मेथड भी यूज़ होता है, सिचुएशनल टेस्ट एंड एनालिसिस ऑफ हिस्टोरिकल इवेंट्स, ये चारों तरीक़ों से मोटिवेशन की असेसमेंट की जाती है। फर्स्ट लेट अस टॉक अबाउट प्रोजेक्टिव टेक्निक्स। आप जानते हैं प्रोजेक्टिव टेक्निक्स क्या होती हैं, मैं दोबारा उसको पूरा रिपीट नहीं करूँगी। प्रोजेक्टिव टेक्निक्स आर स्पेसिफिक टेक्निक्स in them some vague or ambiguous stimuli are presented and it is assumed that the person will answer from his or her unconscious mind, ठीक है। तो उसके अनकॉन्शियस से वो उन पर्टिकुलर वेग स्टिमुलस के प्रति जो रिस्पॉन्स करेगा, उस रिस्पॉन्स के बेसिस पर ही असेसमेंट की जाती है। प्रोजेक्टिव टेक्निक्स हम ऑलरेडी पर्सनैलिटी में अच्छे से डिस्कस कर चुके हैं। सिंपली जो थीमेटिक परसेप्शन टेस्ट है, TAT है, उसका बहुत अच्छे से यूज़ होता है मोटिवेशन के मेजरमेंट के लिए। ये आपको याद रखना है कि मरियन मॉर्गन ने ये टेस्ट बनाया था, तो खासकर मरे ने किस पर वर्क किया है, नीड्स पर वर्क किया है। तो हेनरी मरे बहुत फेमस हैं साइकोलॉजी में टू वर्क बिकॉज ऑफ हिज वर्क ऑन नीड्स। तो उन्होंने ही कहा कि TAT या थीमेटिक का परसेप्शन टेस्ट के थ्रू हम इंडिविजुअल की अलग अलग नीड्स का असेसमेंट कर सकते हैं। नीड्स का असेसमेंट यानी कि मोटिवेशन का असेसमेंट। सो बेसिकली दिस TAT मेजर्स अचीवमेंट नीड, affiliation need, dominance need, autonomy need and abasement need। ये 5 तरीके की नीड्स का मेजरमेंट या असेसमेंट जो है
इस पर्टिकुलर टेस्ट के थ्रू होता है। यू सिंपली नीड टू रिमेंबर कि कई सारी अलग अलग प्रोजेक्टिव टेक्निक्स का यूज़ मोटिवेशन असेसमेंट के लिए हो सकता है, बट सबसे कॉमन जो यूज़ होता है वो किसका होता है, थीमेटिक का परसेप्शन टेस्ट का होता है। थीमेटिक का परसेप्शन टेस्ट क्या है, कैसी प्रोसीजर है, कितने कार्ड्स हैं, ये सब हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। आपको यहाँ इतना सा लिंक करना है कि ये 5 टाइप ऑफ नीड्स जो हैं वो इस थीमेटिक का परसेप्शन टेस्ट के थ्रू असेस की जाती है। Now besides this, there is questionnaire method which is used for assessing motivation. Again पर्सनालिटी में हम इन्वेंट्रीज की यहाँ क्वेश्चनर की बात कर चुके हैं, क्या होते हैं। सो सेल्फ रिपोर्ट पेपर पेंसिल बेस्ड ये टेस्ट होते हैं जिसमें कुछ क्वेश्चन दिए होते हैं। द सब्जेक्ट और द टेस्टी हैज़ टू रीड द क्वेश्चंस एंड आंसर देम। देयर इज़ नो राइट और रॉन्ग आंसर। जनरली ऑप्शंस आर गिवन देयर, ठीक है, लाइक वेदर यस और नो और कैन नॉट से और फ्रॉम स्ट्रांगली अग्री टू स्ट्रांगली डिसएग्री, इस तरीके के ऑप्शंस वहाँ पर अवेलेबल होते हैं। अगेन क्वेश्चनर मेथड क्या होते हैं हम ऑलरेडी पर्सनालिटी में अच्छे से डिस्कस कर चुके हैं। नाउ सबसे फेमस क्वेश्चनर जो कि मोटिवेशन का मेज़र करता है दैट इज़ EPPS, इसको आप याद रखेंगे, दैट इज़ एडवर्ड्स पर्सनल प्रेफरेंस स्केड्यूल। तो ये एडवर्ड्स पर्सनल प्रेफरेंस स्केड्यूल का यूज़ मोटिवेशन के असेसमेंट के लिए होता है। व्हाट इट मेजर्स अचीवमेंट नीड, then affiliation need, then abasement need and exhibition need। ये 4 तरीके की नीड्स जो हैं इनके नाम आप याद रखेंगे कि EPPS से अचीवमेंट की नीड का पता चलता है कि पर्सन में कितना अचीवमेंट नीड है, पर्सन में कितना अफिलिएशन का नीड है, अफिलिएशन इज़ टू गेट अलॉन्ग विद अदर्स, ठीक है, उसमें कितना अबेजमेंट नीड है और कितना उसमें एग्जिबिशन का नीड है, ठीक है। देन देयर इज नेक्स्ट method which is situational test. So sometimes these situational tests are also used to assess motivation. Now इनमें क्या होगा, तो नाम से ही क्लियर है, आपको ध्यान रखना है कि इंडिविजुअल को जिसका मोटिवेशन असेस करना है उसे किसी स्पेसिफिक सिचुएशनल स्थिति में, एक स्पेसिफिक सिचुएशन में जो कि जनरली क्रिएटेड होती है, ड्राफ्टेड होती है, वहाँ पर रखा जाता है और वहाँ उसके जो एक्टिविटीज़ हैं, जो उसके ऑल ओवर एक्शंस हैं, उनका ऑब्जर्वेशन किया जाता है और उसके बेसिस पर जो साइकोलॉजिस्ट हैं या एक्सपर्ट है वो पता लगा पाते हैं, वो असेस कर पाते हैं कि उसमें किस तरीके का मोटिवेशन, कितना मोटिवेशन है। In these tests, specific situation is created in which individual has to do certain activities and those activities of individual are observed by expert to assess some social motives. तो basically ये social motives को assess करने के लिए यूज़ होता है और किसी specific social situation में रखा जाता है individual को और फिर उसका behavior या उसकी activities जो हैं वो उनको अच्छे से observe करके और उसके motives के बारे में assessment किया जाता है by the expert. Now जो last method था एनालिसिस ऑफ हिस्टोरिकल इवेंट्स, ये जनरली यूज़ होता है कलेक्टिव सोशल मोटिव्स के लिए, यानी एक ग्रुप ऑफ पीपल के कलेक्टिव सोशल मोटिव्स का पता लगाने के लिए हिस्टोरिकल इवेंट्स का एनालिसिस यूज़ होता है। जैसे लाइक हम 1980s के इंडिया की अगर सोशल मोटिव्स को फाइंड आउट करना चाहें, ठीक है, तो उस समय की जो इवेंट्स हुई, जो घटनाएं हुई, उस समय के आप आर्टिकल्स निकालें, न्यूज़पेपर्स फाइंड आउट करें, वहाँ उस समय के क्रिमिनल केसेस फाइंड आउट करें और फिर अभी 2020s के करें तो यू विल फाइंड अ ग्रेट डिफरेंस, ठीक है। तो ये एक सोसाइटी में ऑल ओवर किस तरीके के सोशल मोटिव्स की ज़्यादा इम्पोर्टेंस रही है किसी पर्टिकुलर टाइम पीरियड में, वो पता लगाने के लिए सक्सेसफुली यूज़ होता है। तो हिस्टोरिकल इवेंट्स का एनालिसिस करके हम किसी स्पेसिफिक सोसाइटी के ऑल ओवर या कलेक्टिव सोशल मोटिव्स का एक असेसमेंट कर सकते हैं, ठीक है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट दिस चैप्टर एंड अगला आपका जो टॉपिक होगा, जो लास्ट टॉपिक होगा, इट इज़ अबाउट स्ट्रेस एंड इट्स मैनेजमेंट। तो स्ट्रेस बहुत जनरल टॉपिक है, कंपैरेटिवली इजी है, कोई बहुत ज़्यादा थ्योरेटिकल टर्मिनोलॉजी वहाँ पर नहीं आएगी एंड वी विल बी कवरिंग दैट इन आवर नेक्स्ट क्लास। सो दैट इज़ ऑल फॉर टुडे। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।